हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी के लिए टेस्ट। तो देखिए यूपीएससी का फॉर्म 2 दिन और एक्सटेंड हो गया है, तो आप लोग जितने लोग फॉर्म नहीं भरे हैं तो सभी लोग अप्लाई कर दीजिए। 25 मई को एग्ज़ाम है, तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। देखेंगे ये टेस्ट 2025 का है। और चलिए, जो भी लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं 2025 में प्रीलिम्स का, तो वो लोग इसको फॉर्म वगैरह सब भर लीजिए और अच्छे से टेस्ट दीजिए। लगातार पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और हम लोग लगातार इसको टेस्ट लेकर आते रहेंगे। तो चलिए, ये है वीएनआईएस का टेस्ट और आज है टेस्ट नंबर 29। इसके पहले बहुत सारे टेस्ट कराए गए हैं पार्ट बाय पार्ट, तो उसको भी जाकर देखिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। निम्नलिखित पदों को वरीयता अनुक्रम में दिए गए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश, यूपीएससी के अध्यक्ष, मंत्रिमंडलीय सचिव। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। 1-2-3, 1-3-2, 3-1-2 या तो 3-2-1। तो चलिए, पहले तो मैं आपको क्रम बताता हूँ कि सबसे पहले नंबर पे कौन आता है। देखिए, सबसे पहले नंबर पे आते हैं आपके प्रेसिडेंट, ठीक है। दूसरे नंबर पे तो वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, तीसरे नंबर पे आपके आते हैं पीएम, ठीक है, जो प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम। चौथे नंबर पे होते हैं वो राज्य के राज्यपाल, वो अपने अपने राज्य में होते हैं, मतलब गवर्नर होते हैं। और पांचवा नंबर कौन होते हैं, तो जो रिटायर हो चुके होते हैं, रिटायर वो राष्ट्रपति होते हैं, रिटायर। तो रिटायर्ड राष्ट्रपति मतलब कि प्रेसिडेंट। और उसी में देखेंगे 5 का ए में होते हैं, मतलब 5वें के ए में ही वाइस प्रेसिडेंट भी हो जाते हैं। उप नहीं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, उसमें मतलब रिटायर्ड पीएम होते हैं, पीएम। और अगर छठवां नंबर देखेंगे तो आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो कि आपके ये हो जाएंगे मुख्य न्यायाधीश। तो अब देखेंगे यहाँ से पहले तो एक जहाँ पे है उसको हटाइए, यहाँ आप देखिए एक यहाँ पे नहीं है, एक यहाँ पे नहीं है। अब बचा आपका ए और बी। देखिए, उसके बाद आपका कौन आता है 7वें नंबर पे, तो वो आते हैं केंद्रीय केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री आते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में होते हैं वो। उपाध्यक्ष नीति आयोग के होते हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। तो ये लोग कितने आते हैं, 7वें नंबर पे आते हैं। वही 8वें नंबर पे देखोगे, 7वें के ए में ही देखोगे तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति भी होते हैं। वही 8वें नंबर पे देखेंगे तो राज्यों के राज्यपाल अपने-अपने राज्य में होते हैं। नहीं, राज्यों के राज्यपाल तो हो चुके हैं ना। 8वें नंबर पे आपको हो जाते हैं भारत के स्थित विदेशों के अनाधरण वो पूर्ण अधिकारी राजदूत जो होते हैं उनके लिए होते हैं, ठीक है? और 9वें नंबर पे देखेंगे तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। और उसी में देखेंगे अगर 9 के ए में ले लेंगे तो आपके आ जाएँगे वो यूपीएससी के अध्यक्ष भी आ जाएँगे, यूपीएससी के अध्यक्ष, ठीक है? और उसके बाद आपके आ जाएँगे मंत्रिमंडल सचिव। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, यूपीएससी के अध्यक्ष, मंत्रिमंडल सचिव। तो कुल मिलाकर 1, 2, 3 लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सबके बारे में बता दिया है, 1, 2, 3 से लेकर पूरा लगभग 9-10 तक बता दिया है मैंने। तो आप लोग जिस हिसाब से देखना है उसको देख लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एशियाई शेर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि आईयूसीएन की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और दूसरा है कि वर्तमान में गुजरात में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर का एकमात्र प्राकृतिक पर्यावास है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? तो देखिए, वर्तमान में जो है एशियाई शेरों को वल्नरेबल की सूची में रखा गया है, जो कि पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ये देखेंगे वर्तमान में गुजरात में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान में ये है, तो ये भी सही है, दूसरा भी। तो कुल मिला के लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा नंबर देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्य विधानसभा के विघटन के बाद भी राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद हमेशा मौजूद होनी चाहिए। और दूसरा है, राज्यपाल को अपनी शक्तियों के प्रयोग और कार्यों के लिए हमेशा मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह पर कार्य करना होता है। एंड तीसरा है, जहाँ कहीं भी संविधान में राज्यपाल की संतुष्टि की मंशा जाहिर की गई है, वहाँ संतुष्टि राज्यपाल की व्यक्तिगत होती है, न कि मंत्रिपरिषद की। कितने सही हैं? एक और तीन, या तो ओनली वन, या तो टू और थ्री, या तो वन और टू? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए और इसका आंसर करिए। तो कहता है, राज्य विधानसभा के विघटन के बाद भी राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद हमेशा मौजूद होनी चाहिए।
क्या सही है? बिल्कुल सही बात है, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है राज्यपाल को अपनी शक्तियों के प्रयोग और कार्यों के लिए हमेशा मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह पर कार्य करना होता है। तो दूसरा कथन देखिए गलत हो जाएगा। देखिए राज्यपाल को संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। वही तीसरा है, जहाँ कहीं भी संविधान में राज्यपाल की संतुष्टि की मंशा जाहिर की गई है, वहाँ संतुष्टि राज्यपाल की व्यक्तिगत होती है, न कि मंत्रिपरिषद की। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा इसमें। देखिए वहाँ संतुष्टि राज्यपाल की व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं, वरन क्या होता है, मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होती है। तो ओनली पहला सही है और दूसरा तीसरा गलत है। तो चलिए अब देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन लगाएंगे बी, ओनली वन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए थोड़ा आप लोग फीडबैक दिया करिए। क्वेश्चन नंबर 4, संघ सरकार की कार्यकारी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे समवर्ती विषयों पर पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्राप्त है। एंड दूसरा, किसी भी संधि या समझौते के मामले में केंद्र की कार्यकारी शक्ति संपूर्ण भारत तक विस्तृत है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 4। कहता है इसे समवर्ती विषयों पर पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्राप्त है, जो कि दूसरा कथन, पहला कथन गलत हो जाएगा। समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामलों पर कार्यकारी शक्ति मुख्य रूप से राज्यों में निहित होती है। दूसरा है कि किसी भी संधि या समझौते के मामले में केंद्र की कार्यकारी शक्ति संपूर्ण भारत तक विस्तृत है। तो दूसरा कथन सही है। तो पहला कथन गलत, दूसरा सही, यानी कि ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन लगा देंगे बी, हो जाएगा ओनली टू। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्थानीय सरकार की कमजोर वित्तीय स्थिति भारत में वास्तविक राजकोषीय संघवाद को प्राप्त करने में बाधा है। दूसरा, क्योंकि स्थानीय सरकारों की कर संग्रह और कराधान शक्तियां अपर्याप्त हैं। कितने सही हैं इसमें से? कितने सही हैं? दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है या तो सही व्याख्या नहीं करता है। पहला सही दूसरा गलत, या पहला गलत दूसरा सही? चलिए क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखेंगे, इसमें दोनों कथन सही है और इसका जो दूसरा है पहले का सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन, ऋण प्रभार जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है, संसद सदस्यों की पेंशन, सीएजी कार्यालय और भारत के निर्वाचन आयोग के प्रशासनिक व्यय। चलिए नीचे कूट का प्रयोग करके बताना है कि 1 2 4, 1 2 3, 3 4 5, या तो 1 2 3 4 5 मतलब पांचों। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, तो चलिए देखेंगे इसमें, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते ये किस पे होते हैं? तो ये होते हैं संचित निधि पर। पहला सही है। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन, ये भी ठीक है। तीसरा है ऋण प्रभार जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है, तो ये भी ठीक है। संसद के सदस्यों की पेंशन, तो देखिए ये नहीं होगा। और सीएजी कार्यालय और भारत निर्वाचन आयोग के प्रशासनिक व्यय, तो इसमें पांचवा भी नहीं होगा। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्यकारी प्रशासनिक व्यय में ये नहीं आते हैं। और निर्वाचन आयोग प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, यह एक मतदान आधारित व्यय है। तो चौथा और पांचवा गलत है, 1 2 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, 1 2 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए सातवां देखेंगे, निम्नलिखित मामलों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रखना। दूसरा है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करना। एंड तीसरा है, राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना। उपर्युक्त में से कितने मामलों में राज्यपाल को परिस्थितिजन्य भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं, यानी विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7,
पहला कहता है राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना, तो पहला कथन इसमें हो जाएगा गलत। देखिए इसमें क्या है कि राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी, उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए या नहीं। राज्यपाल को निम्नलिखित कुछ मामलों में विवेकाधिकार प्राप्त है, जैसे राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, पहला कथन हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ राज्यपाल को परिस्थिति जन्य विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है उसके बारे में पूछा हुआ है, तो पहला कथन गलत। वही दूसरा देखेंगे, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करना, तो राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए सिफारिश करना ये है, दूसरा कथन हो जाएगा गलत। देखिए राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, राज्यपाल राष्ट्रपति को यह सिफारिश कर सकता है कि राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चला जा सकता, लेकिन ये थोड़ी ना कहेगा कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। सिर्फ वो तो बताएगा ना कि हाँ मेरे राज्य में या यहाँ राज्य में जो हो रहा है यहाँ पर सही शासन नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति विचार करेगा उस पर कि शासन लगाना है या नहीं लगाना है, राज्यपाल कहने पर थोड़ी ना लगाएगा। तो दूसरा कथन हो जाएगा गलत। वही तीसरा है, राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना, तो ये सही है, तीसरा कथन हो जाएगा सही। राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी मामले में होती है। ठीक है, तो ओनली वन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आता है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उपर्युक्त में से किन राज्यों के बारे में संविधान में प्रावधान किया गया है कि उनके मंत्रिपरिषद में एक जनजाति कल्याण मंत्री होना चाहिए? 2, 3, 4 या 2, 4, 5 या तो 2, 3, 5 या तो 1, 3, 5। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि राज्यों के बारे में संविधान में प्रावधान किया गया है कि उनके मंत्रिपरिषद में एक जनजाति कल्याण मंत्री होने चाहिए। तो देखिए ये छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में राज्यों में एक जनजाति कल्याण मंत्री होने चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, एक झारखंड भी है तो इसमें है नहीं, तो 2, 4, 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारतीय संसद में कोई सीट किन परिस्थितियों में रिक्त हो सकती है? पहला है, यदि सांसद मतदान के संबंध में अपने दल के निर्देशों की अवहेलना करता है, और दूसरा है, यदि कोई सांसद अनुमति के साथ 90 दिनों से अधिक समय तक संसद की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है। तीसरा है, यदि किसी दोषी सांसद को कारावास की अवधि की परवाह किए बिना अयोग्य ठहराया जाता है। और चौथा है, यदि किसी सांसद के निर्वाचन को सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है। कितने सही हैं इसमें से? 1, 2 या 2, 4 या 1 और 4 या तो 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए देखिए, यदि सांसद मतदान के संबंध में अपने दल के निर्देशों की अवहेलना करता है, पहला कथन सही हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा इस टाइम में अगर अपने ही दल की अवहेलना करेगा। दूसरा है कि यदि कोई सांसद अनुमति के साथ 90 दिनों से अधिक समय तक संसद की बैठकों से अनुपस्थित रहता है। 90 दिन होता है, देखिए 60 दिन होता है। ठीक है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा है कि यदि किसी दोषी सांसद को कारावास की अवधि की परवाह किए बिना अयोग्य ठहराया जाता है, तो तीसरा भी कथन हो जाएगा गलत। देखिए इसमें क्या होगा, आपराधिक दोष सिद्धि में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के अनुसार यदि किसी सांसद को कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है तो वह 2 वर्षों से अधिक के कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि बस दोषी ठहरा दिया गया है तो उसको अयोग्य घोषित कर दें। तो दूसरा भी कथन गलत, तीसरा भी कथन गलत। चौथा देखते हैं, यदि किसी सांसद के निर्वाचन को सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो ये सही है चौथा। तो 1 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, 1 और 4। ठीक है,
आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कीजिए। पहला है, दल ए सत्तारूढ़ दल से संसद का एक निर्वाचित सदस्य दल के नेतृत्व से निराशा हो जाता है। वह दल की नीतियों और निर्णयों की खुलेआम आलोचना करता है। अंततः वह दल बी में शामिल होने का निर्णय करता है जो विपक्ष में है। एंड दूसरा, काफी करीबी मुकाबले के बाद किसी भी दल को सदन में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। दल सी स्वतंत्र सांसदों के समर्थन से सरकार बनाता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण फ्लोर टेस्ट के दौरान दो स्वतंत्र सांसद दल सी के विरुद्ध मतदान करते हैं, जिससे दल की हार हो जाती है। एंड तीसरा देखेंगे, केंद्र सरकार में दल जेड से संबंधित एक कैबिनेट मंत्री एक प्रमुख नीतिगत निर्णय से असहमत है। वह सार्वजनिक रूप से असहमति व्यक्त करता है और संसद में एक महत्वपूर्ण मतदान के दौरान दल के व्हीप का पालन करने से इनकार कर देता है। अब बताइए कि उपयुक्त में से कितनी परिस्थितियों पर दल बदल विरोधी कानून लागू होता है। चलिए, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। ध्यान से पढ़ के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है। तो देखिए, दल ए सत्तारूढ़ से दल जो से संसद का एक निर्वाचित सदस्य दल के नेतृत्व से निराश हो जाता है। वह दल की नीतियों और निर्णयों की खुलेआम आलोचना करता है। अंततः वह दल बी में शामिल होने का निर्णय करता है तो जो विपक्ष में है तो ये ठीक है कि पहला क्वेश्चन उसमें हो जाएगा सही। वही दूसरा कहता है, काफी करीबी मुकाबले के बाद किसी भी दल को सदन में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। मतलब करीबी मुकाबला तो हुआ लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। दल सी स्वतंत्र सांसदों के समर्थन से सरकार बनाता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण फ्लोर टेस्ट के दौरान दो स्वतंत्र सांसद दल सी के विरुद्ध मतदान करते हैं, जिसे जो दल की हार हो जाती है, किसकी? सी की हार हो जाती है। तो क्या होगा? दल बदल लागू होगा। तो दूसरा कथन देखिए इसमें हो जाएगा गलत। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए दूसरी परिस्थिति में ये देखेंगे, दल सी स्वतंत्र सांसदों के समर्थन से सरकार बनाता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण फ्लोर टेस्ट के दौरान दो स्वतंत्र सांसद दल सी के विरुद्ध मतदान करते हैं, जिससे दल की हार हो जाती है। दल बदल विरोधी कानून सीधे तौर पर यहाँ लागू नहीं होता है, क्योंकि स्वतंत्र सांसद दल के निर्देशों से बंधे नहीं होते हैं। वे निरहरता सामना किए बिना स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकते हैं। तो दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। अब चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा कहता है कि केंद्र सरकार में दल जेड से संबंधित एक कैबिनेट मंत्री एक प्रमुख नीतिगत निर्णय से असहमत है। वह सार्वजनिक रूप से असहमति व्यक्त करता है और संसद में एक महत्वपूर्ण मतदान के दौरान दल के व्हीप का पालन करने से इनकार कर देता है। कितने से इसमें होगा, मतलब अब तीसरा बताइए क्या होगा इसमें। तो तीसरा देखिए इसमें सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा कथन गलत था, यानी कि ओनली 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए 11 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इंग्लैंड की तरह भारत का महान्यायवादी कैबिनेट का सदस्य होता है। एंड दूसरा, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संसद में बहुमत द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत। तो देखेंगे, इंग्लैंड के विपरीत भारत का महान्यायवादी कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, सदस्य होता है लिखा हुआ, सदस्य नहीं होता है। पहला कथन गलत। दूसरा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संसद में बहुमत द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। तो दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। देखिए, भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि उसके पश्चात कार्य करता है। तो लगाएंगे इसमें ऑप्शन नंबर डी, दोनों के दोनों कथन गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संकल्प का उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक हित के मामलों की ओर सदन या सरकार का ध्यान आकर्षित करना होता है। और दूसरा कथन है, सभी संकल्प प्रस्ताव होते हैं लेकिन सभी प्रस्ताव संकल्प नहीं होते हैं। कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 12, तो चलिए देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों कथन सही है तो ऑप्शन नंबर क्या लग जाएगा? सी लग जाएगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से
निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले पद कौन सा है पांडवुला गुट्टा का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? यह तमिलनाडु का एक पुरातात्विक स्थल है जो अपनी प्राचीन मंदिर स्थापत्य के लिए जाना जाता है। या तो यह तेलंगाना में स्थित एक भू विरासत स्थल है, या तो तीसरा यह महाराष्ट्र में स्थित एक प्रसिद्ध शैलकृत गुफा परिसर है जो अपनी बौद्ध मूर्तियों और चित्रकलाओं के लिए जाना जाता है। या तो चौथा यह कर्नाटक में स्थित एक पहाड़ी है जो अपनी समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पतियों के लिए जानी जाती है। कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, तेलंगाना में स्थित एक भू विरासत स्थल है। चलिए 14 नंबर देखेंगे। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यदि समान प्रावधानों वाले विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है तो राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। दूसरा है राज्यपाल राज्य विधानमंडल से संबंधित सभी मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना भी अध्यादेश जारी कर सकता है। तीसरा, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति से निर्देश की आवश्यकता तभी होती है जब वह सीधे तौर पर किसी केंद्रीय कानून का खंडन करता हो। यानी चौथा है राज्यपाल को कोई भी अध्यादेश जारी करने से पूर्व सदैव राष्ट्रपति के निर्देशों की आवश्यकता होती है। आप तो ये जानते होंगे कि देखिए हमारे भारत राज्य में राज्यों का संघ है, ठीक है, और हर उसमें अलग अलग राज्य में अलग अलग गवर्नर होते हैं और सभी राज्यों को ये स्वतंत्रता दी गई है, तो गवर्नर को भी तो स्वतंत्रता दी गई होगी अध्यादेश जारी करने की। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे इसमें। यदि समान प्रावधानों वाले विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है तो राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो राज्यपाल थोड़ा बंधा होता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति का पालन करता है अगर वो उसके प्रावधान उसके लिए सुरक्षित आरक्षित रखा गया है जो भी बिल, तो उसके लिए तो उसके क्या करेगा, अध्यादेश जो है जारी करने के लिए वेट करेगा। पहला कथन हो जाएगा सही और बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान, वित्त विधेयक पारित करना, विभागीय अस्थायी समितियों द्वारा जांच, विनियोग विधेयक पर विचार करना और पारित करना। प्रथम चरण से शुरू करते हुए चरणों का सही क्रम लगाइए। अच्छा, यह बताना है कब कौन सा चरण शुरू होता है। ऑप्शन आपके सामने है और आंसर करिए। देखिए सबसे पहले शुरू तो होगा आपका विभागीय अस्थायी समितियों द्वारा जांच, उसके बाद हो जाएगा अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान, और उसके बाद हो जाएगा विनियोग विधेयक पर विचार करना और पारित करना, और तब हो जाएगा वित्त विधेयक पारित करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3, 1, 4, 2। चलिए 16 नंबर देखेंगे कि हाल ही में सुर्खियों में रहा ड्रैगन फ्लाई मिशन क्या है? यह पुनः प्रयोज्य रॉकेट विकसित करने हेतु स्पेस एक्स का एक मिशन है। दूसरा है यह सूर्य के अध्ययन हेतु जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा एक मिशन है। दूसरा है यह चीन का एक अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्रमा के अंधकार वाले भाग की जांच करना है। एंड चौथा, यह शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर जीवन की संभावना का पता लगाने के लिए नासा का एक मिशन है। कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर जीवन की संभावना का पता लगाने के लिए नासा का एक मिशन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, बिहार उपयुक्त राज्यों में से कितने द्विसदनी विधायिका हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या तो सभी चार? चलिए देखिए, यूपी से सटा हुआ क्या है? बिहार है, ठीक है, तो यूपी और बिहार हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से निकला हुआ कौन है? तो है तेलंगाना है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र के नीचे क्या है? तो महाराष्ट्र के नीचे आपका पड़ता है कर्नाटक। तो ये 6 जो राज्य हैं यही में है द्विसदनी व्यवस्था। तो इसमें देखेंगे आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हटा दीजिए।
तो बचा कितना? 3। ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा, हो जाएगा 3, केवल हो जाएगा 3। ठीक है, याद हुआ? यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र और महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। मिथेन सैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रक्षेपण स्पेस एक्स रॉकेट से किया गया है। और दूसरा है, यह वैश्विक स्तर पर मीथेन के उत्सर्जन को ट्रैक कर सकता है। तीसरा है, इससे उत्पन्न डेटा को लगभग वास्तविक समय पर निःशुल्क सार्वजनिक किया जाएगा। कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या तो कोई नहीं। 18 नंबर देखिए, इसका प्रक्षेपण स्पेस एक्स रॉकेट से किया गया, सही है। यह वैश्विक स्तर पर मीथेन के उत्सर्जन को ट्रैक कर सकता है, सही है। इससे उत्पन्न डेटा को लगभग वास्तविक समय पर निःशुल्क सार्वजनिक किया जाएगा, ये भी सही है। सभी तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे देय वेतन और भत्तों को संसद द्वारा निर्धारित अनुपात में राज्यों द्वारा साझा किया जाता है। और क्योंकि राज्यपाल को ऐसे वेतन और भत्ते विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। कितने सही है इसमें से, मतलब कौन सा या कितने? तो दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है या तो सही व्याख्या नहीं करता है। पहला सही दूसरा गलत, या पहला गलत दूसरा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। तो देखेंगे, जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे देय वेतन और भत्तों का संसद द्वारा निर्धारित अनुपात में राज्यों द्वारा साझा किया जाता है। देखिए, पहला कथन हो जाएगा गलत। ठीक है, पहला कथन इसमें हो जाएगा गलत। देखिए, कई राज्यों के लिए साझा वेतन जो होता है, जब एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे देय वेतन और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में राज्यों द्वारा साझा किया जाता है, न कि संसद द्वारा। जब पहला कथन गलत है तो दूसरा ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो लगाएंगे क्या इसमें? लगाएंगे इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। पहला कथन हो जाएगा गलत, दूसरा कथन हो जाएगा सही। कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए 20 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति की भांति भारत का उपराष्ट्रपति भी उच्च सदन के सभापति के रूप में कार्य करता है। वही दूसरा है, भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु या बीमारी की स्थिति में अधिकतम 6 माह तक ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, पहला तो सही है कि सभापति होता है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए, यह प्रावधान उन सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होता जैसे कि जब राष्ट्रपति बीमारी या अनुपस्थिति के कारण अस्थायी रूप से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तब। दूसरा कथन गलत, पहला सही। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, हो जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 21। भारत में जिला योजना समिति डीपीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका गठन भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत किया गया। दूसरा है, यह जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए जिम्मेदार है। एंड तीसरा, इसका कार्य संपूर्ण जिलों के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करना है। एंड चौथा, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या तो सभी 4? क्वेश्चन नंबर 21। तो इसका गठन भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत किया गया है, पहला सही। दूसरा है, यह जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए जिम्मेदार है, दूसरा सही। तीसरा है, इसका कार्य संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करना है, तो तीसरा भी सही है। चौथा कथन इसमें गलत हो जाएगा। तो 3 कथन सही हुआ तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, हो जाएगा ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य है वह उनके लिए आरक्षित सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है या तो सही व्याख्या नहीं करता है। पहला सही दूसरा गलत, या तो पहला गलत दूसरा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, तो जो कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य है वह उनके लिए अनारक्षित सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता। क्यों नहीं लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ेगा। पहला कथन गलत। जब पहला कथन गलत है तो दूसरा तो सही हो जाएगा। दूसरा सही है तो ऑप्शन नंबर डी लग जाएगा। पहला कथन गलत, दूसरा कथन सही। चलिए 23 नंबर है, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूनेस्को का एक कार्यक्रम है जो उत्कृष्ट भूवैज्ञानिक विरासत वाले क्षेत्रों को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें बढ़ावा देता है। दूसरा है, भारत का कोई भी जियो पार्क इस नेटवर्क में सूचीबद्ध नहीं है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत? बताइए। दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। देखिए थोड़ा सा साइंस का जो क्वेश्चन होता है वह अधिकतर सही ही होता है। क्वेश्चन नंबर 24, कुलशेखरपट्टिनम स्पोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह तमिलनाडु में स्थित है, और दूसरा है, यह इसरो का दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण सुविधा केंद्र है। तीसरा है, भूमध्य रेखा से इसकी निकटता विशेष रूप से भू-स्थिर उपग्रहों के लिए अधिक कुशल प्रक्षेपण में सहयोग करती है। कितने सही हैं? केवल एक, एक और तीन, दो और तीन, या एक दो तीन? क्वेश्चन नंबर 24, तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, तीनों के तीनों सही, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित अर्हताओं पर विचार कीजिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह विधानसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, वह उस राज्य के व्यवहार का व्यक्ति होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया जाना चाहिए। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए संविधान द्वारा उपयुक्त में से कितनी अर्हताओं का प्रावधान किया गया है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करेंगे तो देखेंगे वो भारत का नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। वह विधानसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। विधानसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। एंड तीसरा, वह उस राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया जाना है, तो तीसरा भी कथन हो जाएगा गलत। देखिए परंपरागत रूप से जो राज्यपाल को बाहरी व्यक्ति होना चाहिए, इसका अर्थ है कि वह उस राज्य से संबंधित नहीं होने चाहिए जहां उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए। इस परंपरा का उद्देश्य सुनिश्चित करना है राज्यपाल स्थानीय राजनीति मुक्त रहे और निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? इसमें ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, हो जाएगा ओनली वन। ठीक है, 25 का हो जाएगा केवल एक सही है, पहला वाला। चलिए 26 नंबर देखेंगे, राज्य मंत्रिपरिषद की मंत्रिमंडलीय समितियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानमंडल के अध्यक्ष, या राज्य के मुख्य सचिव? तो ये हो जाएगा सीएम द्वारा, यानी कि मुख्यमंत्री द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर देखेंगे, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संदर्भ में राष्ट्रपति शासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद संबंधित राज्य के लिए कानून बनाने की अपनी शक्ति राष्ट्रपति को सौंप सकती है। तो वही दूसरा है, संसद की नियमित स्वीकृति के साथ किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है। एंड तीसरा, भारत का सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति के बावजूद भी राज्य की विधानसभा को बहाल कर सकता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या तो कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, तो पहला देखेंगे, राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद संबंधित राज्य के लिए कानून बनाने की अपनी शक्ति राष्ट्रपति को सौंप सकती है, जो पहला कथन सही है। दूसरा है, संसद की नियमित स्वीकृति के साथ किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है, तो दूसरा कथन हो जाएगा गलत, अनिश्चित काल तक थोड़ी ना रहता है। तीसरा है, भारत का सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति के बावजूद भी राज्य की विधानसभा को बहाल कर सकता है, तो तीसरा भी सही है। तो एक सही है, तीन सही है, यानी कि दो कथन सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी लगाएंगे, हो जाएगा ओनली 2। चलिए 28 नंबर देखेंगे,
भारतीय संसद में शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शून्यकाल, पहला है, यह संसद के सदस्यों के लिए बिना किसी पूर्व सूचना के किसी मामले को उठाने हेतु उपलब्ध एक अनौपचारिक साधन है। और दूसरा है, यह प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा होता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। पहला ही घंटा हो जाएगा क्या ये? तो चलिए, पहला तो कथन सही है इसमें, लेकिन दूसरा कथन हो जाएगा गलत। देखिए, प्रश्नकाल प्रत्येक संसदीय बैठक सत्र का एक पहला घंटा होता है। ये क्या बोलते हैं इसको, ये संसद के सत्र के 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक का होता है। ठीक है, तो प्रश्नकाल होता है, न कि शून्यकाल होता है। तो पहला घंटा कौन सा होता है? प्रश्नकाल का होता है। तो दूसरा कथन हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, हो जाएगा ओनली वन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री उस राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दूसरा है, किसी राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तीसरा है, राज्यपाल को 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर अपना पद त्याग करना पड़ता है, भले ही अभी तक उसका उत्तराधिकारी न चुना गया हो। ये कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में उल्लेखित हैं? केवल एक और दो, या तो केवल दो, या तो एक, दो, तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए, तीसरा जो कथन कह रहा है कि वो 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर अपना पद त्याग करना पड़ता है, भले ही उसका कार्यकाल पूरा हुआ हो या नहीं। तो देखिए, कोई दूसरा चुना गया है नहीं, जब तक नहीं चुना जाएगा तब तक उसको बैठना है उस पे। तो तीसरा कथन हो जाएगा गलत। ठीक है, और इसमें दूसरा कथन सही है, पहला भी सही है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, हो जाएगा ओनली वन। मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2। चलिए, 30 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रायः सुर्खियों में रहने वाले पद बिटकॉइन हॉपिंग का निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन करता है? यह बिटकॉइन खनिकों यानी को दिए जाने वाले पारितोषिक को 50% कम करना है। और दूसरा है, यह लेन देन विवाद की स्थिति में दो पक्षों के बीच बिटकॉइन को समान रूप से वितरित करना है। और तीसरा है, यह किसी विशेष बिटकॉइन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए एक बिटकॉइन को दो में विभाजित करना है। या तो चौथा, यह किसी अन्य क्रिप्टो करेंसी के आधार पर बिटकॉइन के मूल्य को समायोजित करना है। क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पहला ही कथन सही है, 50% तक कम करना है। चलिए, 31 नंबर देखेंगे। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह योजना भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। दूसरा है, इस योजना में 2 पहिया और 4 पहिया दोनों इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी शामिल है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, तो इसमें पहला तो कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन हो जाएगा गलत। ठीक है, दूसरा कथन हो जाएगा गलत इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, हो जाएगा ओनली वन। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत राज्य अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त अन्य सभी मूल अधिकारों पर लगी समस्त सीमाओं से मुक्त होगा। और दूसरा देखेंगे कि अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत मूल अधिकार आपातकाल की पूरी अवधि के लिए पूरे देश में स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। एंड तीसरा है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान न केवल विधायिका बल्कि कार्यपालिका भी अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य सभी मूल अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकती है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। चलिए, 32 नंबर।
कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत राज्य अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त अन्य सभी मूल अधिकारों पर लगी समस्त सीमाओं से मुक्त होगा। तो पहला ही कथन गलत है। देखिए इसमें क्या है कि अनुच्छेद 359 के तहत 20 और 21 के तहत प्राप्त अधिकारों के अतिरिक्त अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने को अधिकार को सीमित करता है सिर्फ, ठीक है, सीमित कर देता है, खत्म थोड़ी ना करेगा। तो पहला गलत। दूसरा कहता है अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत मूल अधिकार आपातकाल की पूरी अवधि के लिए पूरे देश में स्वतः ही निलंबित हो जाता है, तो दूसरा सही है। एंड तीसरा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान न केवल विधायिका बल्कि कार्यपालिका भी अनुच्छेद 20-21 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य सभी मूल अधिकार हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो तीसरा भी सही है। तो इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा ओनली 2। क्या हो जाएगा? ओनली 2 हो जाएगा। चलिए 33 नंबर देखिए, नगरपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरपालिका, नगरपालिका के सभी सदस्य नगरपालिका क्षेत्र की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। दूसरा है प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नगरपालिका क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होती हैं। एंड ये तीसरा नंबर हो सकता है। और नगरपालिका के चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। कितने सही हैं? केवल एक और दो, एक और तीन, ये 2 और 3 या तो 1 2 3 नगरपालिका के चुनाव निर्वाचन आयोग कराएगा, उसकी अवहेलना नहीं हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग कराता है ना। तो ये तीसरा नंबर है, इसको हटा देंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें लगाएंगे पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तो 1 और 2 हो जाएगा। 3 जैसे ही हटा आपका, वैसे आपका आंसर मिल गया। चलिए 34 नंबर देखिए, स्थानीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पैरास्टेटल निकायों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? पहला है सरकार के स्वामित्व वाली निजी कंपनियां, दूसरा है सरकार के स्वामित्व वाले निगम या एजेंसियां, तीसरा है विदेशी सहायता द्वारा वित्त पोषित गैर लाभकारी संगठन, एंड चौथा है सरकारी आदेश द्वारा स्थापित किसान संघ। तो ये लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी करा देंगे, सरकार के स्वामित्व वाले निगम या एजेंसियां। 35 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संगठन है, विभाग मंत्रालय है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकियों की विभाग। दूसरा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय। भारत मौसम विज्ञान विभाग, या पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। कितने सुमेलित है युग्म? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये संस्कृति मंत्रालय, ये ठीक है। दूसरा वाला, पहला इसमें गलत हो जाएगा। इसरो जो है, ये कह रहा है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। तो ये इसरो जो है भारत एजेंसी है, ये अंतरिक्ष एजेंसी है। यह संगठन भारत और मानव जाति के लिए बाहरी अंतरिक्ष के लाभों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में संलग्न है। तो पहला गलत हो जाएगा और दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा वाला, दूसरा सही है। तो लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा ओनली, हो जाएगा 1। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधानों के संदर्भ में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए परिवर्तनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। एंड दूसरा, संसद द्वारा प्रारंभिक अनुमोदन के 6 महीने बाद राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता के लिए समय समय पर संसदीय अनुमोदन का प्रावधान किया गया। एंड तीसरा, इस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संसद के अनुमोदन के अधीन उद्घोषणा को रद्द किए बिना इसे संशोधित करना संभव बना दिया। एंड चौथा, इसमें यह प्रावधान जोड़ा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा भारत के राज्य क्षेत्र के किसी निर्दिष्ट भाग के लिए की जा सकती है। कितने सही हैं? 1 2 3, 2 और 3, 1 3 4 या 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 36। तो राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा
घोषणा जारी करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय की लिखित सूचना को एक आवश्यक पूर्व शर्त बना दिया गया। दूसरा है कि संसद द्वारा प्रारंभिक अनुमोदन के 6 महीने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता के लिए समय समय पर संसदीय अनुमोदन का प्रावधान किया गया। तो दूसरा कथन इसमें हो जाएगा सही। पहला गलत, दूसरा सही है। तीसरा देखते हैं, इस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संसद के अनुमोदन के अधीन उद्घोषणा को रद्द किए बिना इसे संशोधित करना संभव बना दिया। तो तीसरा कथन हो जाएगा सही। और चौथा, इसमें यह प्रावधान जोड़ा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत के राज्य क्षेत्र के बिना किसी निर्दिष्ट के भाग की जा सकती है। तो चौथा भी गलत हो जाएगा, मतलब 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते शब्दावली का सर्वोत्तम वर्णन करता है? APA। पहला है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुद्रा विनिमय को सुविधाजनक बनाने के लिए दो देशों के बीच समझौते हैं। या तो दूसरा, ये उचित अंतरण मूल्य निर्धारण पद्धति पर करदाता और कर प्राधिकरण के बीच समझौते हैं। तीसरा और चौथा देखेंगे, ये ब्याज दरों को विनियमित करने के लिए वित्तीय संस्थानों के बीच समझौते हैं। और या तो चौथा, ये लेखांकन प्रथाओं को मानकीकृत करने के लिए निगमों के बीच समझौते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ये उचित अंतरण मूल्य निर्धारण पद्धति पर करदाता और कर प्राधिकरण के बीच समझौते। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर है, स्वतंत्रता के बाद की अवधि की निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। PK थुंगन समिति, VN गाडगिल समिति, मणिशंकर अय्यर समिति, के पन्ना भैया समिति। उपरी समितियों में से कौन सी भारत में पंचायती राज संस्थाओं के विकास से संबंधित है? तो देखिए, इसमें चौथा नंबर हटाइए और बाकी सभी है, तो चौथा जहाँ जहाँ है तहाँ हटा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। भारत में पंचायती राज संस्थाओं से भी संबंधित है ये लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे, 39 नंबर देखेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति, तो पहला है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति होने की स्थिति में वह किसी भी सदस्य को इसकी कार्रवाई की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकता है। और दूसरा, वह एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकता है। कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 39। तो देखिए, पहला तो गलत ही है कि ये तो नहीं करेगा नियुक्ति। और दूसरा, वह एंग्लो इंडियन समुदाय, तो ये देखिए 2019 में इसको खत्म कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन में। तो दूसरा भी कथन गलत। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर देखेंगे। केंद्र और राज्यों के बीच कार्यों के पारस्परिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कोई एक राज्य संसद से राज्य के विषय पर कानून बनाने का अनुरोध नहीं कर सकता है। और दूसरा है, केंद्र के कार्यकारी कार्यों को राज्य की सहमति के बिना उस राज्य को नहीं सौंपा जा सकता है। और तीसरा है, राज्य किसी समझौते के तहत या कानून के माध्यम से कार्यकारी कार्यों को केंद्र को सौंप सकता है। कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40। तो देखेंगे, कोई एक राज्य संसद से राज्य के विषय पर कानून बनाने का अनुरोध नहीं कर सकता। पहला कथन सही है। दूसरा है कि केंद्र के कार्यकारी कार्यों को राज्य की सहमति के बिना उस राज्य को सौंपा नहीं जा सकता। दूसरा कथन हो जाएगा गलत। तीसरा है, राज्य किसी समझौते के तहत या कानून के माध्यम से कार्यकारी कार्यों को केंद्र को सौंप सकता है। तो तीसरा भी हो जाएगा गलत।
क्योंकि राज्य केवल केंद्र सरकार की सहमति से ही कार्यों को सौंप सकता है। ओनली वन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए 41 नंबर देखेंगे। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा से परामर्श करना अनिवार्य करता है। और दूसरा है, यह अधिनियम ग्राम सभा को लघु वनोपज का स्वामित्व प्रदान करता है। तीसरा है, यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में हथियारों और गोला बारूद की बिक्री को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41। यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा से परामर्श करना अनिवार्य करता है। पहला सही। दूसरा है, यह अधिनियम ग्राम सभा को लघु वनोपज का स्वामित्व प्रदान करता है। दूसरा भी सही, मतलब पहला सही, दूसरा सही। तीसरा है, यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में हथियारों और गोला बारूद की बिक्री को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करेगा। गोला बारूद की बिक्री, तीसरा कथन हो जाएगा गलत, तो लगाएंगे ऑप्शन बी, हो जाएगा ओनली टू। चलिए आगे बढ़ते हुए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दिया है कटौती प्रस्तावों के प्रकार और अर्थ। नीति निरनुमोदन कटौती, यह सरकार की किसी विशेष नीति के प्रति असहमति व्यक्त करना। दूसरा है मितव्ययिता कटौती, मांग की राशि को एक विशिष्ट मात्रा तक कम करना। तीसरा है सांकेतिक कटौती, या किसी विशिष्ट शिकायत की ओर ध्यान आकर्षित करना। कितने सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42। तो चलिए देखिए, नीति निरनुमोदन कटौती, यह सरकार की किसी विशेष नीति के प्रति असहमति व्यक्त करना। पहला सही। मितव्ययिता कटौती, मांग की राशि को एक विशिष्ट मात्रा तक कम करना। दूसरा भी सही है। सांकेतिक कटौती, या किसी विशिष्ट शिकायत की ओर ध्यान आकर्षित करना। तीसरा भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, सभी के सभी कथन सही है। चलिए 43 नंबर देखेंगे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। दूसरा है, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तीसरा है, इसका मुख्यालय उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है। तो कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43। तो यह भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। तीसरा है, कहता है कि यह मसूरी में है। मसूरी में नहीं है, यह देहरादून में है। ठीक है, देहरादून में है, उत्तराखंड के देहरादून में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा गलत, तीसरा गलत, पहला सही। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली वन हो जाएगा। 44 नंबर। हाल ही में क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव सुर्खियों में रहा। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसके उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यह शहरी वनों को विकसित करने और बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में देशों की सहायता करने के लिए एक वैश्विक पहल है। दूसरा है, यह पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को बढ़ाने में देशों का समर्थन करने के लिए यूएनडीपी की एक पहल है। और तीसरा है, यह शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करने पर केंद्रित विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है। और चौथा है कि यह जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यूएनईपी की एक पहल है। कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। यह पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को बढ़ाने में देशों का समर्थन करने के लिए यूएनडीपी की एक महत्व है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 के प्रावधान निम्नलिखित में से किन राज्यों पर लागू होते हैं? गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए। 1 और 2, 3 और 4, 1 2 3, या 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 45।
तो गुजरात हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा और राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड हटा दीजिए इसमें से। तो क्या हो जाएगा इसमें से, 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर देखिए। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मंत्रियों का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व दोनों होता है। और दूसरा, वर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में मंत्रिमंडल का अन्य मंत्री मंत्रिपरिषद के विघटित हुए बिना उसके पद का कार्यभार ग्रहण कर सकता है। कितने सही हैं? केवल एक और एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिए, भारत में मंत्रियों का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व दोनों होता है। पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा देंगे, हो जाएगा ओनली वन। 47 नंबर देखेंगे। पंचायतों से संबंधित 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन। दूसरा है, ग्राम सभा को गांव के स्तर पर शक्तियां और कार्य प्रदान करना। तीसरा है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग का गठन करना। और चौथा है, राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देना। इस अधिनियम के तहत स्वैच्छिक प्रावधान है। केवल एक, केवल दो, केवल तीन है तो सभी चार। चलिए 47 नंबर, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन। पहला कथन गलत हो जाएगा। किसी गांव या गांव के समूह ग्राम सभा का गठन करना, ये है 5वें वर्ष के दौरान, तो ये 73वें में नहीं है, इसलिए कथन गलत हो जाएगा इसमें। तो देखेंगे यहाँ पर, किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन, तो ये स्वैच्छिक पूछा हुआ है, स्वैच्छिक, तो ये अनिवार्य है। ठीक है, स्वैच्छिक नहीं है, ये अनिवार्य है, करना जो है ये अनिवार्य होगा। दूसरा देखेंगे, दूसरा कहता है कि ग्राम सभा को गांव के स्तर पर शक्तियां और कार्य प्रदान करना। दूसरा कथन, तो ये सही है। पहला कथन हो जाएगा गलत, दूसरा कथन हो जाएगा सही। तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग का गठन करना। 5 वर्ष बाद। तीसरा कथन हो जाएगा गलत। क्यों? देखिए, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए 5 वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए, यह अनिवार्य है। ठीक है, यह अनिवार्य है और स्वैच्छिक नहीं है। और चौथा है कि राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देना। तो चौथा कथन सही है, ये स्वैच्छिक है। तो दूसरा और चौथा स्वैच्छिक है और पहला और तीसरा अनिवार्य है। तो क्या लगाएंगे? दो कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। संसदीय पदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सदन के नेता का पद का उल्लेख लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों में किया गया है। और दूसरा है, विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख एक संविधि में किया गया है। तीसरा है, सचेतक विप के पद का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। कितने सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे, हो जाएगा ओनली टू। क्वेश्चन नंबर 49, ग्लोबल ग्रेट बैकयार्ड वर्ल्ड काउंट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे यूएनईपी द्वारा आयोजित किया जाता है तथा यह पक्षियों की देखी गई प्रजातियों के बारे में जानकारी एकत्र करके वैज्ञानिकों को पक्षियों की आबादी और वितरण को ट्रैक करने में मदद करता है। दूसरा है, भारत ने 2024 में पहली बार इस आयोजन में भाग लिया। तीसरा है, जीबीबीसी के अनुसार भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे अधिक प्रजातियां पाई गई हैं। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49, पहला ही कथन गलत हो गया।
इसे यूएनईपी द्वारा आयोजित किया जाता है तथा पक्षियों की देखी गई प्रजातियों के बारे में जानकारी एकत्र करके वैज्ञानिकों को पक्षियों की आबादी और वितरण को ट्रैक करने में मदद करता है। पहला कथन गलत है। चलिए दूसरा देखेंगे, भारत ने 2024 में पहली बार इस आयोजन में भाग लिया, तो दूसरा कथन भी हो जाएगा गलत। भारत 1998 में स्थापना के समय में इसे भाग लिया था। तीसरा कथन कहता है जीबीबीसी के अनुसार भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे अधिक प्रजातियां पाई गई हैं, तो ये सही है, 538 प्रजातियां पाई गई हैं इसमें से। चलिए क्या लगाएंगे ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली वन हो जाएगा। चलिए 50 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्यों के नामांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा, पहला है राष्ट्रपति राज्यसभा में 6 वर्ष की अवधि के लिए 12 सदस्यों को नाम निर्देशित करता है। और दूसरा है राज्यसभा के नाम निर्देशित सदस्यों को उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार है। कितने सही हैं, केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, पहला कथन सही है जो कि 12 सदस्य के लिए होता है। दूसरा कथन गलत हो जाएगा, राज्यसभा के नाम निर्देशित सदस्यों को उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार है, तो दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचन कर के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और राज्यसभा के नाम निर्देशित सदस्यों को इन निर्वाचक मंडल से बाहर रखा गया है, इसलिए जो है कि दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, हो जाएगा ओनली वन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। दूसरा है यह कार्यालय भारत में दशकीय जनगणना आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। तीसरा है इस कार्यालय द्वारा संचालित नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS जन्म और मृत्यु दर का अनुमान प्रदान करती है। और चौथा है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR को तैयार करवाता है। कितने सही हैं, एक और दो, 1 3 4, 2 3 4 या 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर है आपका 51। चलिए महारजिस्ट्रार, पहला कहता है कि भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। पहला ही कथन गलत है। देखिए भारत सरकार द्वारा 1961 में महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त की स्थापना की गई थी। यह भारत के जनसांख्यिकी सर्वेक्षणों जिसमें भारत की जनगणना और भाषाई सर्वेक्षण आदि शामिल हैं कि वो आयोजित करने, संचालित करने और परिणामों का विश्लेषण करने के लिए उत्तरदायी है। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, होम मिनिस्टर। ठीक है, पहला कथन गलत। दूसरा कहता है यह कार्यालय भारत में 10 की जनगणना आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है, 10 की है, ठीक है। तीसरा कहता है इस कार्यालय द्वारा संचालित नमूना पंजीकरण SRS जन्म और मृत्यु दर का अनुमान प्रदान करती है, तो ये भी सही है, दूसरा और तीसरा सही है। चौथा है कि महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR को तैयार करवाता है, तो ये भी सही है। तो 2 3 4 सही है, पहला कथन गलत है। अब देखते हैं पहला कथन जहाँ गलत है उसको हटाइए, पहला यहाँ है, पहला यहाँ है, पहला यहाँ है, ऑप्शन नंबर C लग जाएगा आपका। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिच्छेद दिया गया है, इसका आंसर देना है इसके आधार पे। यह सिद्धांत इस लोकोक्ति पर आधारित है कि जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। यह विधानमंडलों को उस कार्य को अप्रत्यक्ष रूप से करने से रोकता है जिसे वे अधिकार क्षेत्र के बाहर होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते हैं। देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। तो अधिकार क्षेत्र का यह अतिक्रमण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है। उपयुक्त परिच्छेदों में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर चर्चा की गई है? प्रतिकूलता का सिद्धांत, क्षमता का सिद्धांत, तत्व और सार का सिद्धांत, सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 52 ये है। तो ये सिद्धांत आपका हो जाता है क्षमता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। ये टेस्ट नंबर आपका ये 28 था, 28 या 29। चलिए वो टेस्ट नंबर आपको दिखेगा और लगातार आप लोग टेस्ट करते रहिए जितना भी टेस्ट हो सके। अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, 25 मई को एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दिया करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।